जबरी तौर पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें। आप बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप केपी में क्या कर रहे हैं? आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, अमन अमान का कोई नामो निशान नहीं है, उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाती हैं। तो फौज को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा और जजेस को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा। फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं, इन जत्थों को खत्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं ताकि उस पर एतमाद हो। धरना दे दिया, बाईकाट कर दिया, अपने फर्ज के अंजामदही से क्या अवाम के कोई हुकूक नहीं है? रियासत के रिट कहाँ है? फौज कहाँ है? इस्लामाबाद तक महदूद है कि वो अपने मुखालिफिन पर दावा बोल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मौलाना फजल रहमान ने आज ताकतवरों की और वज़ीर-ए-आज़म की ज़रदारी की तमाम लोगों की आंखें खोल के रख दी और असम्बली के अंदर इतना ख़तरनाक किस्म का खिताब के टीवी पर नहीं दिखाया जा सका। वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि मौलाना ने किस कदर जरहाना अंदाज के अंदर हुकूमत को और ताकतवरों को तनकीद का निशाना बनाया। खुशगवार वाक़या पेश आया था, मैं शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ। यहाँ जो हम तकरीरें कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं, ये सिर्फ अपोजिशन अरकान के साथ नहीं हुआ, बल्कि ये बज़ात खुद पूरे ऐवान के साथ हुआ है। हक़ तो ये है जनाब स्पीकर कि आपकी क़ियादत में इस ऐवान को कम से कम 3 दिन तक बंद कर दिया जाता एहतजाज के तौर पर कि आइंदा इस ऐवान के साथ और इसके अरकान के साथ इस किस्म के इक़दाम नहीं हों। जिन इलाकों में ज़रा अमन है, कुछ सुकून है, वो इसका इदराक नहीं कर पा रहे कि जो सूरत हाल आज खैबर पख्तूनख्वा में है या बलोचिस्तान में। जिस वक्त मैं इससे कबल यहाँ गुफ्तगू कर रहा था, आज वहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। पहले तो ये मसला था, उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया गया है, सारी रात सुबह तक मुसल्लह ग्रोहों के कब्ज़े में होती है, सड़कें उनके कब्ज़े में हैं, देहातें उनके कब्ज़े में हैं, देहातों के मस्जिदें उनके कब्ज़े में हैं, लोगों के बैठकें उनके कब्ज़े में हैं। और इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि फिर रियासत की रिट कहाँ है? फ़ौज कहाँ है? रियासत की दिफा की क़ुव्वत किधर है? क्या उसका फ़र्ज सिर्फ इस इस्लामाबाद तक महदूद है कि वह अपने मुखालिफिन पर दावा बोल दें और कहें कि हम रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या अवाम के कोई हुकूक नहीं है? अगर पुलिस ने धरना दे दिया, बाईकाट कर दिया, अपने फ़र्ज के अंजामदही से पीछे हट गए, आप मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल होगी? हमारी न सुनी जाए, कम से कम अपने रियासती इदारे पुलिस की तो सुनी जाए। यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फ़िक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं। ये रिवायतें हज़रत कोई अच्छी रिवायात नहीं हैं। और मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। हम अपोजिशन में थे, LFO के जरिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ के जज की उम्र 68 साल कर दी थी और हमने लड़कर उसकी उम्र को 65 पे ले आए बड़े मुश्किल के साथ। एक फौजी हुकूमत में फौज के फैसले को रिड्यूस किया जहां तक हमसे हो सकता था। मेरी अपनी जाती राय यही थी कि उनको 62 साल तक रखा जाए, लेकिन बहरहाल दोस्तों की इज्तिमाई राय में 65 साल हुई। उस 65 साल के फैसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त हमारे साथ अपोजिशन में बैठी थी, अपोजिशन में बैठकर उन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की थी, MMA ऊपर तनकीद की थी कि आपने 65 साल क्यों दिए हैं उनको। आज आप उनकी उम्र के इजाफे में वहां उस बेंचों में बैठकर उसकी तायीद करेंगे? कैसे करेंगे, क्यों करेंगे मेरे भाई? हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो फरसुदा हो चुका है। हमारे अदालतों के सामने जत्थे बैठे होते हैं और वो फरीक़ैन को इत्मीनान दिलाते हैं कि आपका फैसला यूं होगा और आपका फैसला यूं होगा। इन जत्थों को ख़त्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं ताकि उस पर एतमाद हो। हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी हैं और वो बाहमी तौर पर अदलिया नहीं बल्कि वो एक सियासी गिरोह बन चुके हैं। कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। क्यों? यहां पर बात क्यों आ गई है? हमने इस ऐवान ने क्या इस निज़ाम में इस्लाहात की तरफ नहीं जाना? जनाब स्पीकर, मैं तजवीज़ करूंगा, हुकूमत के सामने तजवीज़ करूंगा, क्योंकि अव्वल फर्ज उनका बनता है कि जुडिशल रिफॉर्म लाए जाएं, अपोजिशन के साथ बैठ कर लाए जाएं,
اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے. چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں. فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں. اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے. اور پھر جو ایوان, اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ, پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی. عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے. اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہر ممبر یہاں پر بات کر سکتا ہے. یہاں پر عدلیہ پہ بھی بات ہو سکتی ہے, ہم اس سے بھی سپریم ہیں. یہاں پر فوج پہ بھی بات ہو سکتی ہے, ہم اس سے بھی سپریم ہیں. لیکن سب ہمیں اپنا ماتحت سمجھتے ہیں. آج یہاں بات کرو تو توہین عدالت کا مقدمہ آ جائے گا ہمارے پیچھے. آج یہاں فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں, ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں. آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں. آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس پر آپ بحث کریں, ایجنسیاں آ جاتی ہیں, آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں. نظام کو تو ٹھیک کریں جی, تاکہ وہ جبر تو نہ کریں, آئین سے تجاوز تو نہ کریں, اخلاق سے تجاوز تو نہ کریں, پارلیمنٹ کا تقدس نہ خراب کریں. ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. لیکن میرے اراکین کو اس طرح گرفتار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی. فالج زدہ معذور آدمی کو بھی آپ کہیں گے کہ وہ چیف جسٹس ہو, چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اداروں کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے راستے ہم بند کر دیں, چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو. اگر پارلیمنٹ, آپ بھی ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نے یہ تنقید نہیں کرنی, اگر میں پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اپنے حدود کا احترام کرتا ہوں تو فوج کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا اور ججز کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا. یہ اصول ہونا چاہیے. تو ان کی تقرری کے لیے بھی ایک میکینزم ہونا چاہیے, عدالتی اصلاحات ہونے چاہیے. آئینی امور پر کون غور کرے گا, عام آدمی کے مقدمات پر کون غور کرے گا, 60,000 پینڈنگ کیسز جو ہے وہ کس طرح طے ہوں گے. یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ ہمیں ان کی اصلاحات کی طرف بڑھنا ہوگا. میں اس وقت حکومت کو خاص طور پر اور ٹریجری پہ بیٹھے ہوئے معزز اراکین کو خاص طور پر اس طرف متوجہ کروں گا کہ سب سے پہلے ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. آپ کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے. اپوزیشن کو اعتماد ملیں, ہمیں اعتماد ملیں, ورنہ پھر ہم خود اصلاحات کی تجاویز اپوزیشن دوستوں کے مشوروں کے ساتھ پیش کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کام کو آگے بڑھائیں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا فضل الرحمان کا انتہائی جذباتی خطاب پوری اسمبلی میں تالیوں سے گونج اٹھی. اور مولانا صاحب آپ جانتے ہیں کہ آج کل زیادہ جذباتی اس وجہ سے بھی ہیں چونکہ مدارس کا جو بل تھا وہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے, صدر مملکت نے اس پر سائن نہیں کیا. اسد زرداری کو, شہباز شریف کو آج ایوان میں دھو کے رکھ دیا, وہ آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے.